हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से जो आपकी बुक है अंतराल, उसके सभी चैप्टर्स की इजी समरी एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। वन शॉट में आपकी पूरी अंतराल बुक खत्म। एग्जाम से पहले अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा था अंतराल का, तो आप सिर्फ इतना कर लेना, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको कि अंतराल के जैसे मैंने सभी चैप्टर्स की ये वन शॉट वीडियो बनाई है, ऐसे ही अंतरा बुक की भी है, और ऐसे ही मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम भी वन शॉट में करवा दूंगा, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगा। 3 से 4 वीडियो में आपका हिंदी के बोर्ड एग्जाम को तो पूरा जुगाड़ बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप बिल्कुल ये सारा कंटेंट फॉलो कर सकते हो। मैं जब खुद 12th में था तो मैंने 95 स्कोर किया था हिंदी में, तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर करे हैं। इसके अलावा कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई क्वेरी होती है, इंस्टा पे यू कैन फॉलो मी, यूजर नेम आप सभी के सामने है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स दे देते हैं, जो कि है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ ज्वाइन करते ही आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है सूरदास की झोपड़ी। तो सूरदास की झोपड़ी में एक कैरेक्टर है मेन, जिसका नाम है सूरदास। इसको कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने, ठीक है। जो इसके राइटर हैं वो प्रेमचंद जी हैं। अब इसकी कहानी की मेन स्टोरी समझते हैं। तो सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। यानी कि एक नॉवल समझ लो, एक उपन्यास समझ लो, जो कि जिसका नाम था रंगभूमि, वहां से एक अंश लिया गया है जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। फिर अगर हम आगे बढ़े, इस कहानी का जो मेन नायक है, जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर, वो है सूरदास, जो कि दृष्टिहीन है। इट मींस विजुअली इम्पेयर्ड, दिखता नहीं है, और गरीब भी है, बहुत ज्यादा गरीब है। अंधा भिखारी एक वर्ड आया है इस कहानी में उसके लिए। और कहानी ऐसी है कि उसके गांव के ही कुछ लोग जो हैं वो उससे जलन करते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, और उसकी झोपड़ी में आग लगाना चाहते हैं, और लगा भी देते हैं, ठीक है। और लेकिन सूरदास जो है वो कोई बदला नहीं लेता उनसे, और आगे की कहानी हम आगे समझेंगे, ठीक है। यहां तक आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया। अब देखो, सबसे पहला मेन कैरेक्टर है सूरदास, जो कि एक अंधा भिखारी है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है, जो विलन, देखो एक हीरो होता है तो विलन भी जरूर होगा वहां पे। तो जो भैरव है वो कौन है? वो है हमारा विलन, ठीक है। झोपड़ी को जलाने वाला बंदा है भैरव। सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? इसी विलन ने जलाई थी। फिर उसके बाद ये है उसकी बीवी, विलेन की बीवी, जिसका नाम है सुभागी, और ये भैरव की पत्नी है। अब ये पूरा मैटर आपको मैं समझाऊंगा ना, तो आप बहुत लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। अभी थोड़ा और समझते हैं। मिठुआ सूरदास का बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये कैरेक्टर्स हैं। तो हुआ क्या था, जो सूरदास है वो भिक्षा मांगता था, ठीक है। और उसने मांग मांग कर कुछ पैसे संचित किए थे, और उसके उसकी कुछ इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, जो वो उन पैसों से पूरा करना चाहता था। सबसे पहले जो भी उसने पैसा संचित किया था उससे वो अपने पितरों का पिंड दान करना चाहता था, ठीक है, ताकि उनकी मुक्ति हो। अपने पालित पुत्र जिसको उसने पाला था मिठुआ, उसका ब्याह करना चाहता था, ठीक है। अपने पालित पुत्र जिसको उसने पाला उसका ब्याह करना, और गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था। तो ये उसकी 3 इच्छाएं थी, जो उस पैसे को वो जोड़ रहा था। भैरव देखो भाई, विलेन, गांव का एक निवासी था ये बंदा, और क्या करता था? खलनायक था, एकदम बहुत बड़ा विलेन था। अपनी पत्नी सुभागी की रोज पिटाई करता था। एक होता है ना, वर्ड सुना होगा आपने, रेड फ्लैग, वो था भाई ये। भैरव मींस रेड फ्लैग। ये क्या करता था? अपनी बीवी पे मतलब के शक करता था। तू ऐसी है, तू वैसी है, तो उससे क्यों बात करती है, हमेशा नेगेटिव सोचता था। अभी मैंने कहा था ना, रिलेट करोगे आप, बहुत लोग रिलेट करेंगे अभी इस कैरेक्टर से। देखो आगे। फिर आती है सुभागी, ये थी भैरव की पत्नी। रोज भैरव उसको मारता था। भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी। अभी यहीं से पूरा मैटर शुरू होता है। इसको इसका पति मारता था, ये जाती थी सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने, और गांव वाले कहते थे कि भाई सूरदास और इसका कोई चक्कर है। और इस तरीके से भैरव को
आग लगाई जाती थी। गांव के लोग कहते, एक तो वो बंदा वैसे ही रेड फ्लैग, दूसरा वो पॉजेसिव, तीसरा गांव का बंदा आके उसको कह दे भाई तेरी जो बंदी है, जो तेरी जो बीवी है, वो किसी और के साथ जाती है झोपड़ी में, और सोचो फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। यही है भाई, पिटाई करेगा फिर वो। और जिससे तू मिलती है, जिसकी झोपड़ी में जाती है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये सीन हो गया। अब उसके मन में आ गया, झोपड़ी तो जला दूंगा भाई अब मैं इसकी, इसने कैसे मेरी बीवी को शरण दी अपनी झोपड़ी में, अब इसकी झोपड़ी गई। ये सोच लेता है भाई वो। झोपड़ी में अब लगेगी आग। भैरव की पत्नी सुबागी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी, और इसी बात की ईर्ष्या होती थी भैरव को। भाई उसको गलत फील होगा ना कि मेरी पत्नी कैसे इसके झोपड़ी में जाती है शरण लेने। तो वो कहता है मैं अब बदला लूंगा, सूरदास मेरा दुश्मन है। जिससे भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने लगता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या की भावना, कि बस अब तो छोड़ूंगा नहीं, अब इसकी झोपड़ी जला के छोड़ूंगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, बदले की आग बुझाने के लिए एक रात क्या होता है, भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने को घुसता है। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली में मिलती है। जब वो आग लगाने के लिए जाता है तो एक पोटली थी, उसके अंदर सूरदास ने जो कुछ पैसे जोड़े हुए थे उस पोटली में पड़े थे। तो वो उस पोटली को उठाता है, वहां से अपने पास रख लेता है वो पैसा। फिर उसके बाद क्या होता है कि भैरव उस पोटली को चुराता है और झोपड़ी में आग लगा देता है, ताकि वो पैसा उसके पास रहे। ठीक है, और झोपड़ी को वो जला देता है बदले में। आग बुझाने पर पूरा गांव इकट्ठा होता है, यानी कि आग बुझाने के लिए जब देखते हैं ना आग की लपटें उठ रही है, तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग आग बुझाने लगते हैं तथा डिस्कस करते हैं कि भाई आग लगाई किसने है, हु इज द अपराधी, अपराधी कौन है। पर सूरदास की मनोस्थिति उस समय निराशापूर्ण थी। वो बेचारा सर पकड़ के बैठा था, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी झोपड़ी थी वो चली गई। और वो बहुत आश्चर्य में था कि आखिर हुआ कैसे, किसने कर दिया। बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा वो निराश था। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो झोपड़ी वोपड़ी का गम नहीं था, घर तो वो दूसरा बना लेगा। उसने जो पैसे जोड़े थे ना, उसके वो पैसे भी चोरी हो गए थे, जिससे उसको 3 अभिलाषाएं अपनी पूरी करनी थी। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि किसी प्रकार झोपड़ी में जाकर वो अपनी पोटली निकाल ले, क्योंकि उसको ये डर था पोटली मेरी कहीं चली गई तो मेरी 3 अभिलाषाएं भी जल जाएंगी इस झोपड़ी के साथ में। तो उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती हुई नजर आ रही थी। उसने सोच लिया था अब मन में, अगर पूरी झोपड़ी जल चुकी है तो उसकी पोटली भी जल चुकी होगी। पोटली में थे पैसे, अगर पोटली जल गई तो सोचो कि उसकी अभिलाषाएं भी जल जाएंगी अब। फिर उसके बाद है, झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली तलाशने जाता है, तो वहां पर उसको कुछ नहीं मिलता, बस राख ही राख दिखती है, घास फूस की। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी तीनों अभिलाषाएं भी जल गई। ठीक है, यानी कि जो वो झोपड़ी बनती है वो फूस की बनती है। ठीक है, तो अगर वो झोपड़ी जली है तो बस फूस नहीं जली, उसकी अभिलाषाएं भी जल चुकी हैं। और ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिलती। तो जगधर क्या करता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक नया कैरेक्टर आया है अब यहाँ पे, और उसका नाम है जगधर। जगधर सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझता है। उसको शक होता है कि भाई ये काम भैरव का ही होगा 101%, और वो भैरव के पास चला जाता है। वहां उसे पता चलता है कि भैरव ने झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली चुराई थी। इसको शक था और उसका शक सही निकला, उसी बंदे ने ही ये काम किया था। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव आ गया कि भाई ये पोटली ये उठा के ले आया, अब ये अकेला अकेला इस पैसे को खर्च करेगा, क्यों ना मैं इसको ब्लैकमेल करूं। और ये भाई पैसा जो है, इससे तो ये रातों रात बिना मतलब मेहनत के ही इतना मतलब पैसा इसके पास आ गया, ये तो बहुत लकी बंदा है। तो इस बात की वो धमकी देता है भैरव को कि यदि उसने आधे पैसे नहीं दिए तो वो जाकर सबको बता देगा कि ये जो पैसा है ये तूने ही चुराया है। वो कहता है भाई तू जा, तेरे को जिसको बोलना है उसको बोल दे, मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा यहाँ से, मैंने चुराया है तो जाके बोल दो, बेशक आप सूरदास को भी, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा यहाँ से। क्योंकि भाई वो देखो खलनायक प्रवृत्ति का आदमी है, अब आप उसको ये धमकी दे रहे हो तो वो थोड़ी डरेगा। और इसी ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर जो है सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है। वो आता है भाग भाग के, कहता है सूरदास भाई तेरी जो झोपड़ी है एक तो जलाई भी भैरव ने थी, उसके अंदर जो पैसा था वो भी भैरव के पास है। किंतु सूरदास अपनी आर्थिक हानि तो हुई है ना, फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है ना, अब वो
एक भिखारी था, भिक्षा मांग के खाता था। अब अगर किसी को पता चलेगा कि वो इतना पैसा गुप्त रूप से रखता था, तो लोग उस पर शक नहीं करेंगे कि भाई ये भिखारी होकर इतना पैसे कहाँ से ले आया। तो उसको लग रहा था अगर मैं दुनिया को बोल दूंगा कि मेरा पैसा गया है इतना सारा, तो लोग तो मुझ पे वैसे ही शक करेंगे, मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा। ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है कि एक गरीब भिखारी के पास इतना पैसा आया कहाँ से। ये तो लज्जा की बात हो जाएगी भाई मेरे लिए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सुभागी जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही है, वो सूरदास को सहानुभूति देते हुए रखती है, सहानुभूति रखती है, उसको कहती है कि देख भाई, पोटली वापस लाने का मैं संकल्प लेती हूँ, तेरी पोटली मैं ला के दूंगी तुझको वापस। यू डोंट वरी सूरदास, ठीक है, मैं हूं। सूरदास क्या सोचता है, वो ये सोच रहा है कि रुपए मैंने ही तो कमाए हैं, क्या हो गया, फिर दोबारा कमा लूंगा, क्या दिक्कत है ना। पैसा मैंने जोड़ा था, फिर से जोड़ लूंगा। फिर उसके बाद है, उसे सुभागी की भी फिक्र हो रही है कि भाई ये दोबारा से इसका पति इसको पीटने ना लग जाए मेरी वजह से। तो ये सब सोचते सोचते वो रोने लगता है। सूरदास को यार रोना आ जाता है अब यहाँ पे। और अचानक वो चौंक पड़ा जब आवाज आई, तुम तो खेल में रोते हो। अब ये लाइन किसने बोली है, तुम तो खेल में रोते हो, ये बोली कुछ बच्चों ने जो वहां पर खेल रहे थे कुछ ना कुछ। तो होता क्या है, मिठुआ खेल में हार गया, जो सूरदास का बेटा था वो हार गया, और उसका दोस्त घीसू उसको चिढ़ा रहा था। तो सूरदास खुद से कहने लगा, वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। यहाँ तक कि बच्चे भी इस बात को गलत समझते हैं। तो वो इस सभी चीज को एक खेल के साथ कनेक्ट करता है। जैसे खेल में हार जीत होती रहती है, वैसे ही सूरदास मानता है कि मुझे नहीं रोना चाहिए। सूरदास खड़ा होकर कहता है कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं है, मैं दोबारा से मेहनत करूंगा, फिर से पैसा जोड़ लूंगा। मिठुआ कहता है, कोई फिर आग लगा देगा तो हम क्या करेंगे, अगर दोबारा किसी ने आग लगा दी। तो सूरदास कहता है, तो मैं फिर बनाऊंगा। मिठुआ कहता है, कोई अगर 1000 बार आग लगा देगा तो। सूरदास कहता है, तो हम 1000 बार झोपड़ी बनाएंगे। फिर वो मिठुआ कहता है, कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो। वो कहता है, तो हम 100 लाख बार भी बनाएंगे। तो इस तरीके से पता चलता है वो कितना दृढ़ निश्चयी है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। आई गेस सूरदास की झोपड़ी तो आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। बिस्कोहर की माटी एक गांव की कहानी है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। आप जब इसको समझोगे, ये पाठ जो है लेखक की आत्मकथा है, आत्मकथा का अंश है। वो खुद के उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इसमें। और उसकी आत्मकथा का नाम था नंगातलाई। नंगातलाई से ही ये पाठ लिया गया है। तो इसमें लेखक प्रकृति की विशेषताएं बताता है, मनुष्य के बारे में बताता है, ग्रामीण जीवन के बारे में बताता है। तो बहुत ज्यादा मजा तो आने वाला है आपको इस चैप्टर में। देखते हैं इस पाठ में जो गांव है, गांव का नाम है बिस्कोहर। ठीक है, गांव का नाम है बिस्कोहर। देखो भाई, ऐसा माहौल हो, सुंदर सा एकदम गांव का माहौल है। और इसमें अब इस प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है, लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली और गांव के प्रचलित कुछ घरेलू उपचार और अपनी माँ से जुड़ी कुछ यादों को बताएगा। लाइफस्टाइल गांव का कैसा होता है, उसका मम्मी के साथ क्या बॉन्ड था, गांव के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, अगर कोई बीमार हो जाए तो घरेलू नुस्खे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोइया। कोइया का मतलब होता है, ये एक जल पुष्प है जो पानी में उगता है। इसको कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है शरद ऋतु में, सर्दियों के टाइम पे जहां पानी इकट्ठा होता है वहां कोइया का फूल उग जाता है। शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियां, जो उस फूल की पत्तियां हैं, वो उजली चांदनी में बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। और इसकी जो गंध होती है, जो फ्रेग्रेंस है, वो बहुत मादक यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आपको वो फील करके बहुत अच्छा महसूस होगा इसकी फ्रेग्रेंस को। ये है कोइया। जो फ्लावर की बात हो रही है इस चैप्टर में, वो यही वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। लेखक कहता है एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जब कनेक्टेड होता है तो बहुत अद्भुत संबंध होता है वो। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का दूध ही उसका भोजन होता है, आपको पता होगा, पहले 6 महीने तक तो। और जो नवजात शिशु है उसके लिए तो माँ का दूध अमृत के समान है, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो माँ के दूध से ही होगी। तो बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि माँ के संस्कार भी उसको मिलते हैं, चरित्र भी उसका निर्माण होता है, व्यक्तित्व भी उसका निर्मित होता है यहीं से। तो माँ से ही वो सब कुछ सीखता है। तो एक माँ का बच्चे को दूध पिलाना, सिर्फ माँ का सिर्फ ये दूध पिलाना ही नहीं होता, बल्कि बच्चे को संस्कार भी मिलते हैं। बच्चा बहुत सी चीजें अपनी माँ से सीखता है जब वो छोटा होता है। तो बच्चा सुबकता है, रोता है,
माँ को मारता भी है छोटा बच्चा, कभी कभी माँ भी उसको मारती है, कभी बच्चा माँ से चिपटा रहता है, ठीक है, और बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है, उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरी मम्मी है, उसको एकदम प्रेग्नेंट से ही पता चल जाता है बच्चे को कौन मेरी मम्मी है और कौन नहीं है। बच्चा दांत निकालने पर, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो कभी कभी वो टीस लेगा, काट लेगा आपको, अर्थात हर चीज को वो दांत से काटने लगेगा। फिर है चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है। अर्थात चांदनी माँ के समान स्नेह, आनंद तथा ममता देती है। जो चांदनी रात होती है उसमें आंगन में बैठकर जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जो चांदनी की जो रोशनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य होता है, ऐसा लेखक ने बताया। बिस्नाथ पर अत्याचार हुआ क्या? बिस्नाथ अभी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। अब यहां से देखो क्या होता है, छोटा भाई, एंट्री हो गई भाई उसकी, छोटे भाई की। माँ के दूध पर अब छोटे भाई का अधिकार हो गया, तो बिस्नाथ का दूध छूट गया। बिस्नाथ को अब उनके 3 साल होने तक पड़ोस की केसरैन दाई ने पाला। जो दाई माँ होती है वो अब उसको, बच्चे को संभालने लगी, और माँ का स्थान दाई ने ले लिया, और बिस्नाथ पर अत्याचार हो गया, क्योंकि पहले दूध वो ही पीता था, अब उसका भाई आ गया तो अब दूध वो पिएगा, छोटा भाई है भाई वो। दिलशाद गार्डन की बतख। दिलशाद गार्डन में लेखक बतखों को देखता है, तो जब लेखक जा रहा होता है वहां पे तो वो उसको बतख की तरफ उसका ध्यान पड़ता है। बतख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बतख को कई अंडों को सेते देखा। जब अंडों के ऊपर बैठी होती है बतख तो उसको अंडों को सेना कहा जाता है, और लेखक इस चीज को देखता है कि बतख इतनी सुंदर लग रही है। एक बतख की जो माँ होती है वो एक ह्यूमन मदर की तरह लगती है, जैसे एक इंसान की माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेती है, वैसे ही बतख भी होती है। तो लेखक को बतख माँ और मानव शिशु की माँ में कई सारी समानताएं दिखती हैं। जिस प्रकार बतख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचा कर रखती है, अपनी पैनी चोंच को सतर्कता से, कोमलता से अपने पंखों के अंदर छिपाकर जो है वो अपने बच्चों को रखती है, हमेशा अपनी निगाह कौवे की ताक पर रखती है कि कभी कौवा आके कुछ नुकसान ना कर दे। उसी प्रकार जो मानव शिशु की माँ होती है वो भी अपने बच्चों को दुनिया की नजरों से बचा कर रखती है, उन पर आने वाली मुसीबतों को भांप लेती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लू और उपचार। तो गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। गर्मियों का टाइम है, आपको पता है गर्म हवाएं चलती है ना गर्मियों में, तो उसको कहा जाता है लू चल रही है। तो ऐसे में माँ क्या करती थी, धोती या फिर कमीज से गांठ लगाकर प्याज को बांध देती थी। ठीक है, जैसे कमीज है तो उसमें प्याज बांध दिया। तो लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना भी पिया जाता था। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता था। उसे देह में लेपा जाता था, नहाया जाता था, उससे सिर धोया जाता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, जुगाड़ है लू से बचने की। ठीक है, एकदम जब गर्मी पड़ रही होती है तो उसी को ही हम कहते हैं, गर्म गर्म हवाएं चल रही होती हैं तो लू पड़ती है बहुत ज्यादा। अब भाई ये जो इतने सारे जुगाड़ बताए हैं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया है? कमेंट बॉक्स में बताना आप मुझे कि हाँ भाई हमने भी ऐसा देसी जुगाड़ किया है। वैसे तो भाई देसी जुगाड़ वगैरह पे ज्यादा ट्रस्ट होता नहीं है। वो पहले होता था ना, मुंह पे दही लगा लो, मुंह चमक जाएगा, पिंपल हट जाएंगे, और पपीता रगड़ लो। पर सही बताऊं तो हुआ कुछ नहीं भाई आज तक। मैंने भी बहुत ट्राई किया होगा अपनी टीनेज में, जब मैं था घरेलू जुगाड़ करता था, ये लगा लिया कभी वो लगा लिया, पर कोई असर ऐसा दिखता नहीं था। आप बता दो आप पे असर हुआ हो तो। बिस्कोहर में बरसात। अब देखो भाई, बिस्कोहर में बरसात कैसे होती है। तो बिस्कोहर में जब बरसात आती है तो पहले बादल घिरते हैं, दिन में ही मानो अंधेरा हो जाता है, काले काले बादल आते हैं। बरसात कई दिन तक होती रहती है, जिसके कारण कच्चे घरों की दीवारें गिर जाती थी और घर धंस भी जाता है। जब कच्चे घर बने होंगे, दीवारें मिट्टी की होंगी, तो बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से वो गिर जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बारिश का भी माहौल कभी कभी बन जाता था वहां पे। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं, खुश हो जाते हैं। बरसात में कई कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं, आपने देखा होगा। उमस के कारण मछलियां मरने लगती हैं, और पहली बारिश में दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पहली बारिश में नहाने से अगर आपको दाद खाज खुजली उजली है भाई, ठीक हो जाएगी वो, ऐसा इसमें बताया गया है। गांव के सांप के बारे में क्या बताया गया है वो देख लो। मैदानों में, खेतों में और तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को देखने में डर भी लगता है और सांप को देखने में इंटरेस्ट भी आता है। अब आप अगर टीवी में देख रहे हो सांप, आपको अच्छा लगेगा,
कहीं पे दूर अगर कहीं किसी के घर में सांप निकला है तो आप वहां पे मस्त ऐसे खड़े होके देखोगे भाई सांप निकल रहा है। वही सांप आपके कमरे से निकल गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी भाई इस टाइम पे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें देखने में रोमांच आता है बट डर भी लगता है, तो हमें देखना भी है। तो एक तो है डोडहा, एक है मजगिदवा। ये जो सांप होते हैं ये विषहीन होते हैं, इनमें जहर नहीं होता। डोडहा को वामन जाति का मानकर इसको मारा नहीं जाता, माना जाता है कि ये वामन जाति का सांप है भाई, इसको मारोगे तो पाप लगेगा। और एक और सांप है जिसका नाम है धामिन, ये विषहीन होता है, इसमें भी कोई विष नहीं होता। घोर, कड़ाइच, भटिया तथा गेहूंवन खतरनाक सांप माने गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो गेहूंवन सांप है। इसको फेंटारा भी कहा जाता है इस सांप को। तो देखो भाई ये सांप होते हैं जहरीले, डस लिया तो वहीं पे काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे सांपों के फोटो भी हैं भाई, आप पीछे देखो। फूल और दवा। अब जो कुछ फूल होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वो दवा का भी काम करते हैं। क्योंकि लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, बस फ्रेग्रेंस नहीं देते भाई, फूलों से इलाज भी होता है। और कई सारे रोग हैं जो फूलों से, जिनका गांव में इलाज होता था। अब ऐसे कौन कौन से फूल हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है आम का फूल। देखो ये बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, दिस इज आम का फूल। तो फूलों की गंध से महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैया का डंक झड़ जाता है। आम के फूल कई रोगों में उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल जो है वो चेचक के रोगी को, मतलब थोड़ा सा वो यूज होते हैं चेचक के उसमें बीमारी में, ठीक है, उसके पास रख दिए जाते हैं वो नीम के पत्ते वगैरह। तो ये बताया गया है कि जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, वो केवल फ्रेग्रेंस ही नहीं देते बल्कि वो उपचार में भी काम आते हैं। प्रकृति और नारी। तो अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। भाई वो गया होगा किसी रिश्तेदार के घर, वहां पे उसको एक ऐसी औरत दिखी जो उसकी उम्र से बड़ी थी, लेकिन वो औरत ऐसी थी कि उसकी सुंदरता उसके दिल में बस गई। उसको क्रश आ गया उस पे, वो भी अपने से बड़ी एज वाली वे, समझ रहे हो। और लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। अब लेखक भी भाई ऐसा है, पहले तो प्रकृति की बहुत बढ़िया बातें बता रहा है, फिर उसके बाद उसको औरत से कनेक्ट कर दिया, वो भी अपने से बड़ी, कह रहा है कि जैसे प्रकृति मस्त है, सुंदर है, औरत भी उसको वैसे ही अच्छी लगी, वो वाली जिस पे उसका दिल आ गया। तो प्रकृति के जितने दृश्य उसने देखे थे, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू, उसको हर जगह वो औरत ही औरत नजर आने लगी चारों तरफ। ठीक है। फिर वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है जो औरत है, आंखों में एक व्यथा लिए दिखती है, वह इंतजार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह संगीत, मूर्ति, नृत्य आदि कला के हर अवसाद में मौजूद है। लेखक के, समझ लो भाई, दिमाग में बस गई है वो औरत। अब उसने साड़ी वाड़ी पहन रखी है, उसका दिल उसी पे अटक चुका है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने का वो सेतु है। वो कहता है किसी भी तरीके से मुझे ये औरत मिल जाए, मेरा तो सुख दुख दूर हो जाएगा भाई। तो उसे जो नारी है वो प्रकृति की तरह लगती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रकृति और नारी को कैसे लेखक ने जोड़ा था। अगला चैप्टर है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये थोड़ा एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है आपका, बहुत जो आजकल हम प्रदूषण वगैरह कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि लेखक इस पाठ में मालवा नाम से जो जगह है वहाँ के जनजीवन का वर्णन करता है। वहाँ यानी कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और इसके अलावा जल और पर्यावरण, ये दो चीजें हैं जिस पे ज्यादा फोकस किया गया है। जल की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, और पर्यावरण की समस्या तो है ही। तो पहले मालवा कुछ और था, अब मालवा जो जगह है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। तो ये परिवर्तन कैसे आए, देखो इंडिया के बिल्कुल मध्य भाग में ये मालवा का पठार है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मालवा, ये आपका मालवा का एरिया है। अब यहाँ पे कितनी बारिश होती है, क्या होता है, ये सब हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो मालवा में बारिश, तो जब मालवा में अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है भाई, और यातायात के साधन ठप हो जाते हैं। जब बारिश ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, यातायात के साधन ठप हो जाएंगे, लोगों को आने जाने में कठिनाई होगी। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। तो कभी कभी ज्यादा भी बारिश होना नुकसानदायक होता है किसानों के लिए। और अतिवृष्टि यानी कि अति बारिश हो जाए तो नदियों में बाढ़ भी आ सकती है, और पानी लोगों के घरों में घुस सकता है, दुकानों में घुस सकता है, ठीक है, तो बहुत नुकसान होता है।
लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता जितना पहले पानी गिरता था, मीन्स पहले जितनी बारिश होती थी अब उतनी नहीं होती। और उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसें पर्यावरण जो है उससे वो गर्म हो, मतलब गैस निकलती है जो भी जो प्रदूषण करती है उससे पर्यावरण गर्म हो रहा है हमारा, और वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ रहा है भाई, असंतुलन पैदा हो रहा है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा है। मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई है, जितनी वर्षा पहले होती थी उतनी वर्षा अब नहीं होती है। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को ही उच्च मानते हैं, यानी कि हमने तो ये सोच लिया जो अंग्रेजों ने बनाया है वही सही है, हम तो एवं ही है भाई, हमने मतलब हमारे पूर्वजों को कुछ पता ही नहीं था, हम तो ऐसा मानते हैं। हाँ, जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसी को ही हम सच मान लेते हैं। तो उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रेनेसा के बाद आया। अब रेनेसा पीरियड आपने 11th में पढ़ा होगा, इटली में जब पुनर्जागरण काल था, जब सभी लोगों में ज्ञान का प्रसार हुआ, वहां से ज्ञान आया इंडिया में। क्या ऐसा सच है? नहीं, रेनेसा के तो बहुत पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने पानी को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करी थी। किंतु भारतीय संस्कृति और सभ्यता और इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें यह नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंधन में वे स्वयं को माहिर मानते हैं उसे विक्रमादित्य, भोज और राजा मुंज जैसे राजाओं ने तो रेनेसा के आने से बहुत पहले ही समझ लिया था पानी कैसे बचाया जाता है। हमारे राजाओं को सब पता था भाई। पठार पर पानी रोकने के लिए उन्होंने तालाब, बावड़ियां बनवाई। देखो ये बावड़ी होती है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है, सीढ़ियां बनी होंगी चारों तरफ, ठीक है। एक ऐसी कनॉट प्लेस में भी ये अग्रसेन की बावली आपने देखी हो। ऐसी ही बावलियां बनाई जाती थी पानी को रोकने के लिए, ठीक है, और ताकि धरती के गर्भ में भी पानी रहे, ग्राउंड वाटर का लेवल भी बना रहे। तो हमारे इंजीनियरों ने तालाब, बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं ये तालाब, बावड़ियां ऐसे ही थी, बट ऐसा नहीं है। फिर है नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है। इसका मतलब है लोग गोबर से घर आंगन लीपते हैं। देखो ये औरत है, ये अपने आंगन को लीपेगी, पूरा लेप लगाएगी, और अपने क्या करेंगे, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाएंगे और सज धज कर त्योहार मनाने की तैयारी में है। इन दिनों वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर मौसम भी साफ हो जाता है, तो अपना हर कोई घर भाई सजाएगा, रंगोली बनाएगा और लेप करेगा घर में। फिर लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं और बरसने के पूरे आसार हैं, जबकि ये बारिश का सीजन नहीं है। ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान था। अब ये देखो ये बांध है, अब ये सीमेंट कंक्रीट का राक्षस है आज की डेट में। इसमें से जितना सीमेंट और कंक्रीट पानी में जाएगा नदी उतनी प्रदूषित होगी, नर्मदा। तो नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई जिसके कारण नदी तिन फिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो। तो बांध तो हमने बना दिया, ठीक है, जो मशीनें हैं और जो ट्रकें हैं उनमें से जो आवाजें आ रही हैं समझो वो राक्षस से कम नहीं है। नेचर से छेड़छाड़, मतलब नेचर से छेड़छाड़ कर दी ना हमने। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है, नदियां गंदे नालों में बदल रही हैं। हमने अपनी नदियों को नाले बना दिए हैं, लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहा दिया जाता है। कल कारखानों, उद्योगों का रासायनिक पदार्थ जो फैक्ट्रियों से केमिकल निकलते हैं सारे के सारे नदी में बहा दो, ठीक है। ऐसा क्यों करते हो भाई? पूजा सामग्री को जल में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। अब लोग जो है नदियों को माँ भी मानते हैं और उसी में फिर अपना गंद भी फेंक देंगे, पूजा सामग्री वगैरह से रिलेटेड जो भी अवशेष बचता है वो भी उसमें डाल देंगे, पन्नियां फेंक देंगे यमुना जी में। तो ये सब क्या है? या तो आप नदी को माँ मानो या तो भाई आप उसको नाला मानो। आपने उसको नाला भी बना रखा है, आपने उसको माँ भी कहना है, ऐसे नहीं चलता। इस पाठ में यही बताया जा रहा है, आपने नदियों को नाला बना दिया है, आप अपनी पूजा सामग्री की पन्नियां वन्नियां सब ऐसे नदी में फेंक देते हो और फिर उसकी पूजा भी करते हो, तो दिस इज नॉट गुड, ऐसा ये मैसेज दिया जा रहा है। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नालों में बदल रही हैं, क्योंकि वो सारा कूड़ा करकट, प्लास्टिक, पन्नियां वो वहीं पर सड़ती रहेंगी। और शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यताओं ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया है। ये जो 3 4 5 जितनी नदियों के नाम आए हैं ना, आज इन सभी नदियों में प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि हम इंसान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं ना, कि हमारी जो विकास की ये सभ्यता है, हम सिविलाइज्ड मनुष्य हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो विकसित मनुष्य हैं, हम वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। हम नेचर को उजाड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। हम कुछ भी विकास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचर को उजाड़ ही रहे हैं।
आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। कोई चीज नेचुरल बची है? आप खुद बताओ। हर चीज में केमिकल, हर चीज में यही सब प्रदूषण प्रदूषण। हमारी नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। एंड ये बिल्कुल सच बात है। यह खाओ उजाड़ सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। हमने ये सारी चीजें ना वेस्टर्न कंट्रीज से सीखी हैं। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली जो गैसें हैं सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां बनाई थी। फिर भी वो अपने इसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं। इतना प्रदूषण उन्होंने ही किया है, ठीक है, यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर। हमारे देश में इतना नहीं हुआ प्रदूषण, हमारे देश की वजह से। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ता है। देखो, ये जितनी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो निकलती हैं उद्योगों से, ये आसमान में जाएंगी, वातावरण को गर्म करेंगी, फिर हमारा क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जो हमारे धरती के ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहां पे बर्फ जो होती है वो पिघलने लगेगी, मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इन वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से हो रही हैं। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरने लगा है। मालवा में अब डगडग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता। यानी कि पहले थोड़े थोड़े समय में बारिश होती थी, वहां पे पानी मिल जाता था, अब वहां पानी की कमी रहने लगी है, सूखा पड़ने लगा है भाई। लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते करते एक ऐसी जीवन पद्धति और संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। अगर अभी भी हम नहीं सुधरे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में लगे रहे अमेरिका को और यूरोप को, तो हमारे लिए, पर्यावरण के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा भाई इसमें। तो अंतराल बुक के सारे चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं वन शॉट में। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आप फीडबैक दे देना। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।